हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चंस का थ्रोली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। यह हमारा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का 9वां क्लास है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है अप्सरा। तो अप्सरा आपका भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। इसके बाद आपका ऑप्शन बी में दिया है इग्रालिना। तो विश्व का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर आपका इग्रालिना है। उसके बाद है रोहिणी 75। तो भारत में विकसित पहला रॉकेट था आपका रोहिणी 75। उसके बाद ऑप्शन डी में है एजुसेट। तो भारत व दुनिया का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है एजुसेट। आपका एजुसेट से आप याद रख सकते हैं, एजू से एजुसेट और एजुकेशन आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने आपका केंद्रक की खोज की। इसके साथ अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अरस्तु से आप याद रखेंगे, इन्हें आपका जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके बाद लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और इसी के साथ साथ लैमार्क और आपका ट्रेविरेनस, इन दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम आपका उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वदाता रुधिर वर्ग अर्थात यूनिवर्सल डोनर किस समूह को कहा जाता है? सर्वदाता रुधिर वर्ग किस समूह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रक्त समूह ओ को। तो ओ ग्रुप को आपका सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं अर्थात रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह कहा जाता है। तो कहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल्स आपका नष्ट हो जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है प्लीहा। तो प्लीहा को आपका लाल रक्त कणों का कब्रगाह कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, प्लीहा में ही आपका WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स का आपका निर्माण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? श्वेत रक्तकण इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 से 4 दिन। तो श्वेत रक्तकण इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, WBC का कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स इसका कार्य होता है हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वह कौन सा विटामिन है जो जल में आपका घुलनशील है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों आपका जल में घुलनशील होता है। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन ए, डी, ई और के है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, वसा में आपका घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एल्कोहल एवं जल का मिश्रण है। तो एल्कोहल एवं जल का मिश्रण यह किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो वह मिश्रण जो क्या होता है एक दूसरे में आसानी से घुल जाता है। जैसे चीनी पानी का मिश्रण हो गया, यह भी आपका समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? यह एक दूसरे में आसानी से नहीं घुलता है। जैसे आपका बालू पानी का मिश्रण हो गया, एक दूसरे में नहीं घुलता है। तो एल्कोहल एवं जल इसका मिश्रण आपका समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मीथेन। मीथेन आपका गोबर गैस तथा बायोगैस का आपका प्रमुख घटक होता है। इसके बाद हम बात करें तो मीथेन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है।
मीथेन का रासायनिक सूत्र आपका CH4 होता है। इसके साथ आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस आर्गन है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो यह आपका आर्गन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने आपका प्रोटॉन की खोज की थी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका सर जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज आपका सर जे थॉमसन ने की। उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ याद रखेंगे नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंग ये किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। उसके बाद प्रकाश तरंगे आपका अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसके साथ साथ ध्वनि का बात है तो आप याद रखेंगे कि जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ज से 2000 हर्ज के बीच होती है, उसकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। तो हमारे कान कितने से कितने बीच, कितने हर्ज के बीच के साउंड को सुन सकते हैं? तो 20 से 2000 हर्ज के बीच के साउंड को हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 332 मीटर पर सेकेंड। तो वायु में ध्वनि की चाल आपका लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। बात करें हम जल में ध्वनि की चाल, तो जल में ध्वनि की चाल आपका 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। आपका जल में यह भी लगभग है, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजिंग हो सकता है। उसके बाद लोहे में ध्वनि की चाल की बात करें तो लोहे में ध्वनि की चाल आपका 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। यह आपका लोहे में हो गया। तो ध्वनि का चाल हमने देख लिया, वायु में आपका 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड और लोहे में आपका 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है। तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला यह किस प्रकार से काम करता है? तो पानी का बुलबुला आपका अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला आपका अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे कहा जाता है। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य, मतलब यहाँ पे किसी भी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका वास्तविक मूल्य को छोड़ दिया जाए और उसके मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया आपका व्यक्त की जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा मुद्रा फ्रॉम। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्या है इसमें? देखिए यहाँ से आप पकड़ सकते हैं ऑप्शन से ही, मुद्रा फ्रॉम है, अर्थात वास्तविक मूल्य बताया नहीं गया है, क्या है? अलग मूल्य है। मौद्रिक मूल्य है तो मौद्रिक मूल्य क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। तो यह क्या है? भ्रमित कर रहा है। तो मुद्रा भ्रम इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। अब ऑप्शन ए में हमारा है अवमूल्यन। तो मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? तो किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है। क्या होता है? विनिमय मूल्य को जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसको आपका मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। और मुद्रास्फीति क्या है? यह आपका काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति तो अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। इसमें क्या होगा? मुद्रा आपका डाउन हो जाएगा और मूल्य बढ़ जाएगा। इसको आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहते हैं? 24 कैरेट का शुद्ध सोना कितना का होता है? तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट के शुद्ध सोने को क्या कहा जाता है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है प्राइमरी गोल्ड। तो 24 कैरेट के शुद्ध सोने को आपका प्राइमरी गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 जनवरी 1995। तो 1 जनवरी 1995 को आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओकाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म आपका होता है 11 नवंबर 1988 को। तो इनके जन्म दिवस 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 2008 से प्रत्येक वर्ष आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ हम बात करें कि यह तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपका हो गया 11 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये आपका 24 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध यह किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। याद रखेंगे, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत का प्रथम हो गया, लेकिन विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह आपका 260 मीटर की ऊंचाई पर है। टिहरी बांध आपका 260 मीटर की ऊंचाई पर है और यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन टी वाई चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के कौन से हैं? 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता के बारे में बढ़ावा देने के लिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट करके इसका आंसर हमें देंगे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है यह क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया है, तो इसका आंसर आप खुद कमेंट करेंगे। तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।